ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह। बेटा, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके क्लास 8 का चैप्टर 17 आज स्टार्ट होगा, जिस चैप्टर का नाम है स्टार एंड दिस सोलर सिस्टम। स्टार एंड द सोलर सिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आप स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, जहाँ तक इस चैप्टर का नाम की बात है और जहाँ तक इस चैप्टर की बात है वो आपको देखकर ही समझ में आ रहा है चैप्टर के नाम से कि इट विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। देखिए, आप सब स्काई की तरफ, आसमान की तरफ, रात के अंधेरे में टिमटिमाते सितारों की ओर ज़रूर देखते होंगे और अक्सर हम देखते हुए उस रहस्य में खो जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग इसीलिए होने वाला है क्योंकि ये आप ना एक स्टोरी वे में आप इसको समझेंगे और सुनेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि इसमें हम सितारों के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब आप ये समझिए कि हम अपनी पृथ्वी से हटकर यूनिवर्स में क्या चल रहा है, सितारों से लेकर सेलेस्टाइल बॉडी से लेकर ये सारी चीज़ें, रहस्यमय चीज़ों के बारे में समझेंगे। आपने ज्योग्राफी में भी ये कई बार पढ़ा है, ठीक है। आप क्लास 5th से आप ऐसे सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग जो चैप्टर्स होते हैं वो पढ़ते और देखते हुए आए हैं। तो इसमें हम वही सारी चीज़ें को डिटेल में जानेंगे और मैं आपको बताऊं बेटा, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस चैप्टर में बहुत ही स्टोरी वे में, बस हाँ कुछ फैक्ट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उसको आप नोट करते जाएं और ये अपने दिमाग में रखते जाएं कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में, वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी, बट आज के जो टॉपिक है उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको डीप में समझाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ध्यान से सुने और समझें, और ताकि मैं कभी भी इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल करूँ तो आप झटपट जवाब दे दें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम की बात करें। सोलर सिस्टम के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि अगर हम दृश्य की बात करें, अब देखिए मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप सभी ने टेलीस्कोप से पूरे यूनिवर्स के सभी ग्रह को, यानी कि सभी प्लैनेट को देखा होगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप सभी ने सितारों की ओर, आसमान की ओर नज़र घुमाकर आपने सितारों को कभी ना कभी काउंट ज़रूर करा होगा, कभी ना कभी गिना होगा कि हाँ ये सितारा, कुछ दृश्य बनाने की अपनी कोशिश करी होगी कि ऐसा सितारा दिख रहा है, ये ऐसा कुछ लग रहा है। बट हाँ, आप जब टेलीस्कोप से देखें तो आप उसकी एक जो दृश्य है, जो सिनेरियो है, जो दृश्य आपको नज़र आएगा वो बहुत ही सुंदर नज़र आएगा। तो टेलीस्कोप एक ऐसा स्कोप होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप एक पृथ्वी से हटकर आपके आकाश गंगा में क्या हो रहा है वो चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे प्लैनेट आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही एक प्लैनेट्रियम भी होता है। प्लैनेट्रियम क्या होता है? एक डोम शेप्ड रूम होता है जिसके अंदर यही दृश्य आपको दिखाया जाता है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है। प्लैनेट्रियम क्या है? इट इज़ द जस्ट डोम शेप्ड रूम जहाँ पे यही संसार, यही गैलेक्सी, यही सितारे, ये सारी चीज़ों आपको दृश्यमयी या इमेजिनरी वे में दिखाई जाती है, ठीक है। आई डिडंट मेंशन द प्लैनेट्रियम, बट मैंने आपको प्लैनेट्रियम का मतलब समझा दिया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करें यूनिवर्स की। तो देखिए, यूनिवर्स से ही क्या समझ में आता है, आप आकाश की ओर नज़र घुमाएंगे ना तो आपको बहुत सारे सितारे नज़र आएंगे, ठीक है। देखिए, यूनिवर्स के अंदर बेसिकली बहुत ही मेन, मैंने सेलेस्टाइल बॉडी को मेंशन नहीं किया है बिकॉज इट इज़ जस्ट ए वर्ड। तो आप ध्यान ये रखें कि जितनी भी चीज़ें आपको आकाश में नज़र आ रही है, ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है बेटा, सूरज होता है, सितारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, यही सारी चीज़ें आप देखते हो ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपको आकाश में दिख रही है उसको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पर सेलेस्टियल बॉडी रह रही है, जहाँ पर वो स्टे है, उसको कहा जाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, क्या क्या वो रखता है यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, सूरज होता है, सितारे होते हैं, और भी बहुत सारे मिट्रॉइड्स वगैरह होते हैं। तो मैं अभी मिट्रॉइड भी समझाऊंगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मिट्रॉइड के बारे में आप अपनी जूनियर क्लासेस में ज़रूर आपने पढ़ा होगा, बट हम इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपको ये समझना है कि यूनिवर्स वो जगह होती है
यूनिवर्स वो जगह होती है जहां पर आपके विभिन्न प्रकार के सेलेस्टियल बॉडी पाए जाते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं, तो बेटा ये जो सितारे, सूरज और चंद्रमा, ये सारी चीजें जो नजर आ रही है ना, प्लैनेट, ये सारी चीजों को ही सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडी जहां पर है, जो आपके आकाश गंगा है, उसी को कहा जाता है यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स कहा जाता है। इसके साथ में एक और चीज बताना चाहूंगी, जब आप चैप्टर को स्टार्ट करें बेटा, तो आप सब यूनिवर्स की एक इमेज खुद बनाकर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली यूनिवर्स की। अब बेटा जो यूनिवर्स की स्टडी करता है, या आप ये मानो कि खगोलीय की जो, जैसे कि आप सितारे, ये सारी चीजें जो होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ यूनिवर्स, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, वह साइंस जो कि किसकी पढ़ाई करता है, यूनिवर्स की पढ़ाई करता है। हम किसकी बात करें, यूनिवर्स के बारे में जो पढ़ता है या पढ़ाई जिसमें की जाती है, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जैसे कि देखिए, आप बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे तो वो बॉटनी कहलाएगी, जूलॉजी की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में जान रहे हैं, मतलब आप जान रहे हैं कि अपने चंद्रमा, सितारे, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत इंटरेस्टेड है और उसके बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस पढ़ाई को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और जो व्यक्ति इस एस्ट्रोनॉमी को पढ़ता है उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर। ओके, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। जो पढ़ाई को करी जाती है, यानी यूनिवर्स की पढ़ाई, यूनिवर्स में सारी चीजें आ गई बच्चा, यूनिवर्स में सब चीज आ गई, यूनिवर्स में सितारे आ गए, यूनिवर्स में प्लैनेट्स आ गए, यूनिवर्स में सूर्य आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें, यूनिवर्स में मून आ गए, तो ये सब की जो पढ़ाई करते हैं, जिस उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, जो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन इसकी पढ़ाई करेगा, वो एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की, या आप बात करें मीटेओर की। तो मीटेओर या शूटिंग स्टार क्या होता है, या मीटेओराइट्स का क्या होता है, दैट थ्री ऑफ द वन वर्ड, ये तीनों ही वर्ड एक ही चीज को डिनोट करते हैं, शूटिंग स्टार, मीटेओर या मीटेओराइट्स। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा शॉर्ट पीरियड में एक लाइनिंग की तरह नजर आती है आपको आकाश गंगा के अंदर। आप अपने ऊपर की ओर, जैसे कि स्काई की ओर नजर मारे, तो आप नजर जब देखते हैं तो आपने कई बार देखा होगा एक चमकती हुई लाइन फट से गई, कुछ सेकंड भर के लिए गई, तो वो होता क्या है, उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है मीटेओर। वो क्या होता है, मीटेओर। तो आपके जो प्लैनेट होता है बच्चा, जो आपका सोलर सिस्टम है, या बोलो यूनिवर्स है, उसके अंदर सिर्फ सितारे, मून, प्लैनेट्स ही नहीं होते, उसके अंदर कुछ पिंड होते हैं। ठीक है, अलका पिंड जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो वो छोटे छोटे ऐसे पत्थर नुमा होते हैं। ठीक है, जिसको मीटेओर कहा जाता है। और ये मीटेओर जो है वो चंद्रमा में धब्बे लगाने के लिए भी इसको महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। तो आप एक तरह के अपनी लैंग्वेज के लिए अगर समझना चाहें, तो एक तरह का आप मीटेओर को ऐसा पत्थर की तरह मान सकते हो। ओके, तो मीटेओर होता है, अगर वो मीटेओर यानी कि सरफेस पे, यानी कि अब अर्थ सरफेस पे गिरता है, अर्थ सरफेस पे अगर वो गिरता है तो उसको कहा जाता है मीटेओराइट्स। अगर वो अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा तो मीटेओराइट कहलाएगा। और उसको एक दूसरा नाम उसका शूटिंग स्टार भी होता है। बेसिकली वो स्टार नहीं होता, बट उसको शूटिंग स्टार ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मून की। तो मून के बारे में तो आप सब बहुत इंटरेस्ट होगा आपको जानने में कि मून के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली चीज मून के बारे में हम जाने, तो मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं होती। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और डेफिनेटली आपको पता होगी। मून एक ऐसा सेलेस्टाइल बॉडी होता है जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप सोचें कि मून जो है यानी कि चंद्रमा है, वो अपना फेसेस जो है वो बदलते रहता है, फेस ऑफ मून जो है या मून फेसेस जो होते हैं वो बदलते हैं। तो बेसिकली मून बेटा एक ही जैसा होता है, बट उसके फेस आपको नजर अलग अलग आते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी। क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये तो आपको पता होगा। ये सपोज कीजिए पर्टिकुलरली है आपका पृथ्वी है, उसको चक्कर लगा रहा है और सूर्य की रोशनी आ रही है। तो जैसे ही वो चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट में, चक्कर जब वो राउंड रिवोल्यूशन चक्कर जब लगा रहा है वो,
उस वक्त क्या है, वो कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, इधर इधर इधर, इस तरीके से वो 8 फेसेस चेंज करता है। ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, 8 फेसेस को चेंज करता है। तो जैसे ही वो चक्कर लगा रहा होता है, तो जिस हिसाब से सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, जिस हिसाब से सूर्य की रोशनी पड़ती है, उसी तरीके से वो आपको नजर आता है। अगर उसमें कम सूर्य की रोशनी पड़ती है तब आपको आधा नजर आता है, कभी थोड़ा आधे से कम नजर आता है, कभी पूरा नजर आता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि मून यानी कि चंद्रमा अपना 8 फेस चेंज करता है, और वो 8 फेस को चेंज करने में कितना समय लेता है, वो लेता है 29.5 डेज का समय लेता है, ठीक है, 29.5 डेज का वो समय लेता है। और उसके साथ ये जो ड्यूरेशन है यानी कि जो टाइम पीरियड है उसको ल्यूमरल टाइम कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको नोट करनी है कि जो आपको सूर्य जो चंद्रमा है उसका फेस नजर आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस जो नजर आते हैं उसको फेस ऑफ मून कहा जाता है, ठीक है। और वो फेस ऑफ मून का फेस एक ही होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी पड़ने की वजह से उसका फेस आपको अलग अलग नजर आता है, और वो अलग अलग फेसेस को फेस ऑफ मून कहते हैं। और इसको ये पूरा 8 फेसेस चेंज करता है, और उसका टाइम ड्यूरेशन 29.5 डेज होता है। इसको ल्यूमर टाइम पीरियड भी कहा जाता है। ये आपका मून के लिए समझने वाली चीजें हैं। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी से ही रिफ्लेक्ट होता है और चंद्रमा की तरह आपको रोशनी प्रदान करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफेस ऑफ मून। आखिर मून का सरफेस कैसा होता है? तो आपने देखा है मून का सरफेस एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, या आप ये बोलो कि एक गड्ढे नुमा होता है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर एक बनाने की कोशिश करूं तो सपोज कीजिए ये मून का ये मून है, ठीक है। मून में ना कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे, कुछ गड्ढे नजर आएंगे। अगर आप कार्टून भी आपने देखा हो, ठीक है, ऐसा कोई कार्टून देखा हो जिसमें स्पेस का दृश्य हो, तो आप मून को देखें तो उसमें कुछ गड्ढे नजर आते हैं। तो बेटा ये गड्ढे किसके वजह से होते हैं? ये मेट्रॉइड्स की वजह से ही गड्ढे होते हैं। ध्यान रखना, मेट्रॉइड क्या है, कभी चंद्रमा की और जैसे कि वो शूटिंग स्टार, आपको पता है कुछ सेकंड भर के लिए वो बहुत जल्दी से चलता है या बहुत जल्दी से टूटता है, इस तरीके से बोलें तो वो कई बार क्या है, जो आपकी ये सतह होती है चंद्रमा की सतह से टकराता है, और उसमें जो गड्ढे होने का कारण है वो एक तरह से मेट्रॉइड्स के वजह से ही होता है, ठीक है। तो सूर्य का जो सरफेस है, चंद्रमा का जो सरफेस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं होता। जैसे मैं इस वक्त आपसे बात करके आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, उस तरीके से आप चंद्रमा पे बात नहीं कर सकते, ठीक है, चंद्रमा पे आप बात नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ध्यान ये रखना है बच्चा कि चंद्रमा पे वो एटमॉस्फेयर नहीं होता जो कि आपकी पृथ्वी पर होता है, और चंद्रमा का सरफेस जो होता है वहां पे गड्ढे नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ऑफ मेट्रॉइड्स होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टार। अब स्टार की बात करें, स्टार हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बनता है, ठीक है। किससे मिलके बनता है? हाइड्रोजन हीलियम से। कभी भी आपको कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है स्टार जो है वो हाइड्रोजन हीलियम से मिलके बनता है। स्टार की अपनी खुद की चमक होती है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। सितारों की, अगर आपको सितारे जो नजर आ रहे हैं उनकी अपनी खुद की ही चमक होती है। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, या आपने बेसिकली आपने पहले पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, कि जो आपका सूरज है वो भी एक प्रकार का सितारा है। वो क्या है? सितारा है। सूर्य भी एक प्रकार का सितारा है। लेकिन अब आप ये सोचो कि आपको ये लगता है सोलर सिस्टम में, जब आप सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर आपने कई बार बनाया होगा अपनी क्लासेस में, तो आपने देखा होगा कि सूर्य जो है वो सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में, बट इट्स नॉट राइट एंड नॉट करेक्ट। सूर्य से भी बड़े होते हैं सितारे, बट वो आपको छोटे टिमटिमाते हुए नजर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो दैट इज अ वेरी फार फ्रॉम द सन, वो बहुत ही दूर होते हैं सूरज से, इसीलिए वो आपको छोटे नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे सितारे भी हैं यूनिवर्स में जो कि पृथ्वी से छोटे हैं, पृथ्वी से बड़े हैं, इवन सूर्य से भी बड़े सितारे होते हैं, सूरज से भी बड़े। सूर्य आपको सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा लगता है ना बच्चा, तो उससे भी बड़े सितारे उपलब्ध होते हैं, बट वो नजर इसलिए छोटे आते हैं क्योंकि वो बहुत 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 दूर होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं कुछ और पॉइंट बताना चाहूंगी आपको, कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातों में बताती हूँ। जैसे कि देखिए बेटा, आप जब बरसात होती है तो आपको पता है बरसात के बाद ही एक ऐसा आपको सिनेरियो नजर आता है
जब आपको बादल या आकाश जो है बिल्कुल साफ दिखता है ना। उसके अलावा तो आप देखो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है हर जगह। तो बरसात के बाद का अगर दृश्य आप आकाश की तरफ देखें तो उसमें आपको नजर आ सकते हैं 20,000 के करीब सितारे। ठीक है, अगर आप नेकेड आइज की बात कर रही हूँ मैं, यानी नग्न नेत्रों से आपको 20,000 के करीब सितारे नजर आ सकते हैं। वैसे अगर मैं सितारों की बात करूं तो हमारे संसार में बिलियंस ऑफ स्टार मौजूद है, अरबों खरबों के मात्रा में स्टार हैं, लेकिन आपको नेकेड आई से 20,000 के करीब ही सितारे नजर आते हैं। ठीक है, और वही आप टेलीस्कोप से बात करें तो आपको मिलियंस यानी कि लाखों के करीब सितारे नजर आएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब आकाश साफ हो जाता है तो आपको हजारों के करीब सितारे नजर आ सकते हैं नेकेड आइज से। ठीक है, वही आप टेलीस्कोप से लाखों के करीब नजर आ सकता है, और सचमुच की गिनती में बिलियंस अरबों खरबों के करीब आपके सितारे जो हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्स की बात कर ली। अब हम बात करें लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? देखिए, इसको बहुत ही ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में जरूर ये सवाल कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है बेटा, एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। क्या ध्यान रखना है? एक साल में जो लाइट है जितना ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहा जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने प्रीवियस क्लासेस में, मे बी आई डोंट नो कि आपकी क्लासेस में समझाया था कि नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट तो आपको बोलना है 3 लाख पर सेकेंड। क्या बोलना है? 3 लाख पर सेकेंड। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है बच्चा कि लाइट की अगर स्पीड की बात करें कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। देखिए, अगर सूर्य की रोशनी आप तक पहुंचती है तो क्या आपको लगता है कि वो 1 दिन का समय लगाती है या 1 घंटा लगता है उसको आने में? नहीं, इसकी स्पीड इतनी तेज है। आप इमेजिन करके देखो, 3 लाख किलोमीटर की ओर वो बढ़ जाती है सिर्फ 1 सेकेंड भर में। ठीक है, तो बहुत ही स्पीड उसकी जल्दी होती है। अब हम बात करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की या इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग लाइन की, कि पृथ्वी के नजदीक अगर सितारा है, आपसे सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी के नजदीक जो सितारा है उसका नाम क्या है, तो आपको बोलना है प्रॉक्सिमा सेंटुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटुरी। प्रॉक्सिमा सेंटुरी एक सितारे का नाम है जो कि पृथ्वी के नजदीक पाया जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट ईयर की बात करी थी कि अब हमें लाइट ईयर, तो हमने लाइट ईयर क्या है? एक साल में ट्रेवल की गई लाइट को लाइट ईयर बोलते हैं। इज इट क्लियर? एक साल में जितनी लाइट ट्रेवल करेगी उसको लाइट ईयर बोलेंगे। और हमने ये भी दिमाग लगा लिया है कि कुछ सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंदर एक लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। अब हम 1 साल की लाइट अगर निकालें हम, क्योंकि लाइट ईयर का मतलब ही 1 साल की लाइट की बात हो रही है ना, तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? नंबर ऑफ स्पीड इन 1 ईयर, एक साल में उसकी स्पीड कितनी होगी एक लाइट की, उसको हम पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर में जो लाइट ट्रेवल हुई है उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 1 साल की बात हो रही है तो साल में क्या होता है बेटा? 365 दिन होते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 365 दिन। अब 365 दिन में बच्चा कितने आपके, मतलब एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का एक दिन होता है। तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 24 आवर्स से। हमने उसको क्या किया? 1 साल को 1 दिन में बदल दिया। अब 1 दिन को हमने 1 घंटे में बदलना है, तो 24 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होते हैं ना 1 घंटे में। अब हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। पहले साल लिया, साल को 1 दिन में कन्वर्ट किया, फिर दिन को हमने 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 घंटे को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमने क्या किया? 1 साल को हमने सेकंड बना दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? इसका आंसर आएगा 31,05,36,000। ठीक है, 31,05,36,000 इसका आंसर है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है? 1 साल में ट्रेवल की गई लाइट। तो हमने सेकंड में तो निकाल लिया। अब 1 साल में जो ट्रेवल की गई है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में जो लाइट ने ट्रेवल किया है उसको हमने सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका आंसर है ना, यही वाला है बेटा, सेम है, ये आंसर है आपका। ठीक है, अब इसको हम 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लाख से क्यों करेंगे? याद है किसी को? 3 लाख से मल्टीप्लाई बच्चा इसलिए करेंगे क्योंकि 3 लाख क्या है?
सेकेंड का मतलब आपका 1 किलोमीटर सॉरी आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में वो ट्रेवल करता है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 9.46 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 12। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन करके एक बार देख भी सकते हैं। तो इसके साथ आपका आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक्स और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट वाला ये चैप्टर है और इसके साथ भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसी तरीके का इंटरेस्ट बनाए रखें हम आपका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।